इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ और ट्रांजिस्टर चैप्टर में एक बार पुनः आपका स्वागत है इंटरमीडिएट क्लास के विद्यार्थियों। आज हम लोग फोकस करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो कि आधारित है पूर्ण तरंग निष्क्रिय के रूप में। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने चेक किया था पीएन जंक्शन डायोड को। वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन होता है ये। और इस जंक्शन के माध्यम से हम लोगों ने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया था। लास्ट टाइम का जो वीडियो बना था वो एक्चुअल में एसी को हम लोगों ने चेंज किया था हाफ वेव रेक्टिफायर में। मतलब करंट तो मिलती है, लेकिन वो करंट कंटिन्यूस नहीं मिलती है, वो करंट ब्रेक करके मिलती है। एंड दैट करंट वाज नॉट टू मच यूजफुल, बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं होता है। आज का ये जो सेगमेंट होने वाला है, दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, एज वी आर गोइंग टू चेक हियर दैट PN junction diode is going to be act like a full wave rectifier. ओके, ध्यान देंगे ये टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी संभावना है कि बोर्ड में रिपीट हो 2022 के या उसके आगे के सालों के लिए। ओके, तो एक बार फिर से हम लोग थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने क्या देखा हुआ था। एक्चुअली में हम लोग को क्या आवश्यकता पड़ गई सेमीकंडक्टर डिवाइस की। तो सेमीकंडक्टर आपको बताया गया है कि ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो या तो बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालकों से ज़्यादा होते हैं और कुछ चालकों से काफ़ी कम होते हैं। परम शून्यताप की बात करेंगे तो जो एक अर्धचालक पदार्थ होगा वो एक कुचालक की भांति कार्य करता है, ठीक है ना। और जैसे आप उसके ताप को बढ़ाएंगे उसमें विक्षोभ होता है, थर्मल एब्रेशन होता है, संयोजी जो कोश होते हैं जो बंद होते हैं वो संयोजी बंद होते हैं, ससंयोजी बंद होते हैं, वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। और निश्चित तौर पे जो है उस पदार्थ का जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो बढ़ जाता है। आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों की, जो एक चालक की हम लोग बात करते हैं, हम लोग जो बात करते हैं सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, निकल, कोबाल्ट जस्ते की, तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए जब इन पदार्थों को हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पे चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। हीट करने पे चालकों का प्रतिरोध बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, और इसके एवज में, इसके सापेक्ष में उसका जो कंडक्टिविटी होता है, उसकी जो चालकता होती है वो डिक्रीज करती है। ओके, पॉइंट शुड बी नोटेड, पॉइंट नोट करेंगे इसको कि किसी भी चालक के प्रतिरोध के मान को अगर आपको बढ़ाना है तो निश्चित तौर पे उसको आपको गर्म करना पड़ेगा। मतलब कोई यदि चालक गर्म होता है, ओके, कोई कंडक्टिंग डिवाइस यदि गर्म होती है तो निश्चित तौर पे वो जो है अपने अंदर धारा के मार्ग में रुकावट या अवरोध पैदा करेगा। मतलब कि उसका जो प्रतिरोध है बढ़ता है और निश्चित तौर पर उसकी चालकता डिक्रीज करती है। लेकिन अर्धचालकों में ऐसा नहीं होता है। पूरा चैप्टर एक्चुअली अर्धचालकों का बना हुआ है। ये जर्मेनियम सिलिकॉन के जो क्रिस्टल होते हैं वो अर्धचालक होते हैं। अर्धचालकों में क्या होता है कि परम शून्यताप पे वो एक कुचालक या नॉन कंडक्टर के रूप में कार्य करता है, जबकि वही अर्धचालक यदि आप उसको गर्म करें, ओके, उसके अंदर उसमें विक्षोभ होगा, जो सहसंयोजी बंध हैं टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो निश्चित तौर पे उसका कंडक्शन होता है, उसका जो चालन होता है वो बढ़ जाता है, प्रतिरोध घटेगा। ऐसे पॉइंट कभी कभी बोधात्मक प्रश्नों में 1 नंबर में 2 नंबर में आते हैं। क्या होता है जब आप किसी अर्धचालक पदार्थ को गर्म करते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है उसकी चालकता पर, क्या प्रभाव पड़ता है उसके प्रतिरोध के ऊपर। तो अर्धचालकों के लिए अगर आप ताप को बढ़ाते हैं प्रतिरोध के मान घटेगा, चालकता बढ़ेगी। ओके, आज हम लोग देखने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग यूज़ करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में। तो और भी जो कुछ हम लोग की बेसिक जानकारियां हैं उसको हम लोग साझा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको पहले एक सर्किट डायग्राम मैं आपको दिखा दूँ। एक पैनल है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का है, दैट इज CFL। ओके, एंड इन दिस सर्किट वी कैन चेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आपने प्रतिरोध पढ़ा हुआ है, आपने कैपेसिटर या संधारित्र देखा हुआ है, ठीक है ना। आपने इस सेशन में जंक्शन डायोड आप चेक कर रहे हैं। आगे के सेशन में आप लोग ट्रांजिस्टर भी देखेंगे।
ट्रांसफार्मर आपने देखा हुआ है। ओके, तो यहाँ जो देखिए ये जो पोर्शन रेड में दिखाई पड़ रहा है ये एक ट्रांसफार्मर है। ओके, वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा सा ट्रांसफार्मर, लिटिल वन। ये आपका कैपेसिटर बना हुआ ब्लू कलर से, कैपेसिटर ये भी है, और ये जो ग्रीन से बने हैं या फिर जो ये मैरून रंग का बना हुआ ये भी एक संधारित्र कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर या कंडेंसर या संधारित्र का जो अपीयरेंस है वो कई प्रकार से बदलता है। ओके, आवेश का संचय करता है। और मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ जो सबसे मेन चीज़ है वो आपका जंक्शन डायोड। ये जो तमाम जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे यहाँ पे पिनअप किए गए हैं, ये देखें, ध्यान दें, ये आपका 1 2 3 and 4 5 6 7 8 a lot of junction diode you can see here. ओके, कई प्रकार के जंक्शन डायोड जो कि पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्म में हम लोग इसको जानते हैं, ये सारे जंक्शन डायोड इस सर्किट में पैनल में दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप सीधे तौर पे इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। कितना छोटा है देखिए, जंक्शन डायोड बहुत छोटा है साइज में, काफ़ी सस्ता भी आता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी हुआ था, और काफ़ी कम एनर्जी लेके ये ऑपरेट होता है, हीट नहीं करता है, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलेगा तो तभी हीट नहीं करेगा। ठीक है ना। लास्ट में देखिए एक चीज़ आप ये भी समझ लें, ये जो बना हुआ है ये आपका एक ट्रांजिस्टर हो जाएगा, दैट इज ए ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर की पहचान क्या होती है, ये देखिए यहाँ भी बना है, ये भी है, और इधर भी लगा हुआ है। ये दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो डिवाइस दिखाए गए हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ट्रांजिस्टर हैं। ट्रांजिस्टर में 3 लेग्स होंगे, 3 उसके सिरे होंगे, 3 टर्मिनल्स होते हैं। डायोड में 2 ही होंगे, आप देख सकते हैं डायोड में जैसे ये 2 टर्मिनल्स शो किए गए हैं। लेकिन जो ट्रांजिस्टर होगा, क्योंकि ये इसका अपडेट होता है, इससे ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है, इसका फंक्शन ज़्यादा इसका तेज होता है, तो इसमें जो है 3 टर्मिनल्स होते हैं। आप आगे पढ़ेंगे एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर। तो ये तो डिवाइस हो जाएगा। अभी हम लोग अब चेक करने वाले हैं कि कैसे एक पीएन जंक्शन डायोड एक फुल वेव रेक्टिफायर की फॉर्म में काम करता है। ओके, तो देखिए क्या होता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम उनको एक डायोड का इस्तेमाल किया हुआ था, बाकी सर्किटिंग सेम वही चलेगा, अपसाइड ट्रांसफार्मर, ओके, डायोड एंड आउटपुट एंड नथिंग एल्स। लेकिन अगर आपको एक डायोड को इस्तेमाल करना है पूर्ण तरह निष्क्रिय के रूप में, सिंगल डायोड काम नहीं करेगा, यू मस्ट हैव टू यूज 2 डायोड्स, D1 एंड D2, 2 डायोड इस्तेमाल किए जाएंगे। बाकी इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ है, जो प्राइमरी कॉइल दिखाया गया है ट्रांसफार्मर का, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। और ये देखिए बीच में सेंट्रल टैपिंग की गई है, दिस इज सेंट्रल टैपिंग, मतलब जो इसका आउटपुट होगा सेकेंडरी कॉइल का, इसके ABCD के अलावा बीच में भी आपको सेंट्रल टैप करना पड़ेगा, वहाँ से भी कनेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है ना। क्या तरीका है जोड़ने का, जोड़ने का तरीका बहुत ही सिंपल है। दोनों डायोड D1 D2 के जो P सिरे हैं उनको आपने A और B जो कि सेकेंडरी कॉइल के सिरे हैं उनसे जोड़ा गया है। ओके, नो डाउट, D1 D2 आर 2 diodes and their P terminals are going to be connected across A and B terminals. ओके, जबकि इनके दोनों डायोड D1 D2 के जो N सिरे हैं, ओके, N सिरा मतलब N क्रिस्टल का जो पोर्शन होगा वो आपस में जुड़ेगा, और इसका जो मिड पॉइंट होगा वहाँ से आपको एक लोड प्रतिरोध RL, R रेजिस्टेंस, L फॉर लोड मतलब लोड प्रतिरोध RL हो जाएगा। और इसका CD मान लिया है, C से D ये दिखाया गया है, और D जो है आपके सेंट्रल टैप में जाएगा, मतलब सेकेंडरी कॉइल के बिल्कुल बीचों बीच में। तो सर्किट बहुत सिंपल सा है, इसको आप बनाएंगे कई बार तो अभ्यास में आ जाएगा, और ऐसे डायग्राम आपको पेपर में भी बताना पड़ेगा, फिर चेक कर लेंगे। सेकेंडरी कॉइल का जो A और B सिरा है, दोनों सिरा जो है डायोड D1 D2 के P सिरों से जोड़ा गया है, N सिरों को आपस में अटैच किया गया है, मध्य बिंदु को C D के क्रॉस RL से जोड़ा गया है, जबकि D जो है आपके सेंट्रल टैप जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल वहाँ चला जाता है। ये तो सर्किटिंग हो गया है। ओके, और ठीक है, चलता रहेगा ये। अभी आप थोड़ा ये समझ लें विद्यार्थियों की, जो हम लोगों ने बात किया था चालक, अचालक और अर्धचालक की, तो आपके इस स्टैंडर्ड में केवल आप ये बता देंगे कि किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में कम है, किस में नहीं है, इससे बात नहीं बनेगा।
बल्कि आपको जो है कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी बोर्ड में जो है चालक, अचालक, अर्धचालक को क्लासिफिकेशन के लिए आता है, और क्लासिफिकेशन का जो तरीका होता है वो नॉट टू ओनली फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, केवल आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेके नहीं बताना पड़ेगा, बल्कि कुछ और चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा है वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये क्या होता है, ये हम लोग अभी चेक करेंगे। तीनों के लिए वैल्यू शो की गई है। ईजी लिखा हुआ है, ईजी यहाँ भी बनेगा, ईजी यहाँ भी बनेगा और ईजी यहाँ भी बनेगा। ईजी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि जो आप कंडक्टर होते हैं या नॉन कंडक्टर होते हैं या सेमी कंडक्टर होते हैं, उसमें कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, दो प्रकार के बैंड्स शो किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको हिंदी में कहते हैं चालन बैंड, सी फॉर कंडक्शन, कंडक्शन बैंड या चालन बैंड, और वीबी का मतलब है वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं चालकों की, और आप जानते हैं कि चालक का मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यही मुक्त इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी पदार्थ में कंडक्शन के लिए। ओके, तो इसमें देखिए क्या होता है कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड पूर्णतः भरा होगा। ये जो है कंडक्शन बैंड में बहुत कम मात्रा में, या कह लेंगे आंशिक रूप से, पार्शली जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद रहेंगे, ठीक है ना। क्या होना है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, ठीक है, और जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से या बहुत कम मात्रा में मौजूद रहते हैं। और ये जो दोनों बैंड हैं ये ओवरलैप करते हैं, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे होगा, ओवरलैपिंग। ओके, चूँकि इनके बीच का जो अंतराल है बहुत कम है, यू कैन सी हियर 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। ओवरलैप करेंगे जिसकी वजह से करंट का फ्लो होता है। अब आप इस पर चलाइए, अचालक या अर्धचालक दो बचे हुए हैं, इनके लिए भी ईजी का मान दिखाया गया है। अब जो अचालक होगा या अर्धचालक होगा, दोनों के लिए जो कंडक्शन बैंड होगा ये पूर्णतः भरा होगा, ठीक है ना, और कंडक्शन बैंड पूर्णतः खाली होगा, रिक्त, दैट विल बी टोटली एम्प्टी एंड दैट इज टोटली फुलफिल्ड। अब इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना होगा, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको जो है ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, ईजी की वैल्यू, एंड एज इज नथिंग एल्स, ईजी इज वर्जित ऊर्जा अंतराल। ओके, तो अचालकों के लिए ईजी का मान जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, मतलब ये जो गैपिंग ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए कुछ चालक हैं तो इनके बीच का जो ये गैप होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैपिंग होती है, गैप ज़्यादा होता है। ओके, और गैप ज़्यादा होने की वजह से इसमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और लास्ट में जो अर्धचालक है, अच्छा साथ में देखिए जो ईजी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम था 0.07 EV, और ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और इस काफ़ी अधिक वैल्यू की वजह से यहाँ पे जो है कंडक्शन नहीं हो पाता है, किसमें, अचालकों में। अर्धचालक की बात करेंगे तो ये फिर वही चीज़ आएगी, आपका जो वैलेंस बैंड होगा, संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होगा, कंडक्शन बैंड आंशिक रूप से रिक्त होगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन चूँकि होते हैं तो, और इसके अलावा इनके बीच का जो अंतराल होगा, ऊर्जा अंतराल, वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, 1 EV के आसपास होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे संभावना होती है कंडक्शन की। लेकिन कंडक्शन कैसा होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही मामूली धारा इसमें प्रवाहित होती है। ओके, ये आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल आपको याद कर लेना है। इनकी वैल्यू 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर कंडक्टर्स, ईजी की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है कुछ चालकों या अचालकों, नॉन कंडक्टर के लिए, और ईजी की वैल्यू लगभग 1 EV के आसपास होती है अर्धचालकों के लिए, सेमी कंडक्टर्स के लिए। ओके, देखिए आप साथ में ये भी समझ लें कि क्या होता है संपर्क विभव, विभव प्राचीर बोलते हैं इसको। नंबर 2 में अवक्षय परत, आपको पहले भी इशारा किया गया है। लास्ट में ये है एवलांच भंजन या एवलांच ब्रेकडाउन। एक्चुअली जैसे पहले देख सकते हैं कि ये लिखा संपर्क विभव, आपने जब पी टाइप के और एन टाइप की जंक्शन को लिया, के क्रिस्टल को लिया हुआ था, जंक्शन के रूप में इसको जोड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो क्या बोला गया था कि पी से जो कोटर हैं एन की ओर चलेंगे, एन के इलेक्ट्रॉन पी की ओर चलेंगे, एक लेयर, बहुत पतली लेयर बनती है जिसको हम लोग कहते हैं
अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर। इस लेयर में कोई भी आवेशवाहक नहीं होता है, ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, ना कोई कोटर होगा। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप ये लेयर बनाते हैं, मतलब आप पीएन जंक्शन बनाते हैं, तो इसके अंदर एक वोल्टेज, एक आंतरिक विभव, ओके, एन से पी की ओर, एन से, अगर पी है ये एन है तो एन से पी की ओर आप डायरेक्शन दिखा देंगे। एक आंतरिक विभव ई आई के फॉर्म में, ई और नीचे आई दिखा देंगे, आई फॉर इंटरनल, वो बन जाता है, ठीक है ना। यही ई आई को हम लोग कहते हैं विभव प्राचीर या छोटे संपर्क विभव। और आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि जब कभी भी आपको पीएन जंक्शन डायोड इस्तेमाल करना होगा तो इस विभव प्राचीर को आपको ब्रेक करना होगा, ठीक है ना। 1 वोल्ट से लेके लगभग 7, कहीं 5 में लिखा जाता है, 1 वोल्ट टू 7 वोल्ट, इतना रेंज हो सकता है, ठीक है। तो जर्मेनियम के लिए याद कर लेंगे लगभग 3.3 होता है, 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। मतलब मिनिमम इतना वोल्ट आप देंगे तभी जो है ये पीएन जंक्शन डायोड काम करेगा। और ये जो लेयर होती है, जब तक ये लेयर टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है, तब तक ये फंक्शन नहीं करता है। तो क्या याद करना, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, दैट इज मिनिमम वोल्टेज दैट शुड बी प्रोवाइड टू द जंक्शन डायोड सो दैट इट मे बी इन फंक्शन स्टेट, ओके। एक दिया है एवलांच भंजन, इसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। आपको जंक्शन डायोड बनने के बाद बायसिंग बताई गई थी, मतलब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में जो मेजॉरिटी चार्ज खड़े होते हैं उनकी वजह से धारा बहती है, लेकिन रिवर्स बायस में ऐसा नहीं होता है। रिवर्स बायस में जो कोटर हैं वो नेगेटिव की वजह से खींच जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्लस की वजह से खींच ले जाते हैं, वो जो गैप है बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज को और बढ़ाते हैं, ओके, संयोजी बंध टूटते हैं, बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और एक बहुत ही मामूली धारा बहती है। इसी वजह से आप जो ग्राफ शो करते हैं, ध्यान देंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ओके। आपके बोर्ड के पाठ्यक्रम में इसका प्रैक्टिकल में शो किया गया है। तो यहाँ पे ये पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, ये फॉरवर्ड बायस के लिए बना हुआ है। ये है अग्र वोल्टेज, अग्र विभव, अग्र धारा, पश्च या उत्क्रम विभव, उत्क्रम धारा, 4 चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये सेगमेंट फॉरवर्ड के लिए है, ये सेगमेंट रिवर्स के लिए है। तो यहाँ देखिए, जैसे जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते हैं, करंट का फ्लो बढ़ता जाता है। शुरुआत में ऐसा नहीं होता है, ये जो गैप शो किया गया इतना, ओके, ये 0.3 होगा, ये 0.7 वोल्ट होगा। 0.3 जर्मेनियम के लिए, 0.7 सिलिकॉन के लिए। जैसे ही आप 0.3 0.7 पे आते हैं, उसके बाद अचानक से जो है बहुत तेज धारा, कौन सी धारा, अग्र धारा, FC फॉरवर्ड करंट। इसका जो रेंज होता है मैंने आपको पहले बताया, मिली एम्पियर, याद कर लेंगे, मिली एम्पियर की कोड का होता है। रिवर्स बायस में आपको बायसिंग का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। रिवर्स बायस में जब आप शुरू में वोल्टेज को बढ़ाते हैं, काफ़ी देर तक कुछ नहीं होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये जो स्टेट होती है, इसमें अचानक बड़ी मात्रा में फिर से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और बहुत ही कम धारा माइक्रो एम्पियर की रेंज की अचानक फ्लो होती है। ये जो ग्राफ में ये पॉइंट शो किया गया है, इसको कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। यहाँ जो लिखा गया है, ये सब शब्दावली पेपर में आ सकती है। 2 नंबर में अक्सर जो है ये इनकी परिभाषा, ये परिभाषा अगर आती है तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो यही जो ये चीज़ ब्रेक हो रहा है, इसको कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन, भंजक वोल्टेज। तो फिर से कुछ समझ लें विद्यार्थियों, पीएन जंक्शन डायोड वे चेक है एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है ये, ओके, बहुत महत्वपूर्ण सर्किट है ये। मैंने क्या बताया आपको, ध्यान रखना कि यहाँ पे मिनिमम 2 डायोड शुड बी यूज्ड, D1 D2 के फॉर्म में हो जाएगा। तीसरे आपके सेकेंडरी कॉइल से जोड़े जाएंगे A और B टर्मिनल्स के द्वारा। N पोर्शन को, N टर्मिनल्स को आपको अटैच कर लेना है आपस में। मिडिल पॉइंट को बिंदु C से जोड़ा गया, C और D के बीच में लगाया गया एक RL लोड प्रतिरोध, और D जो है सेंट्रल टैप में गया है, सेंट्रल टैपिंग हो रही है। हालांकि सेंट्रल टैपिंग जो है बहुत अच्छा विकल्प नहीं माना जाता है, और मुझे नहीं लगता कि इसको छोड़ के कहीं और सेंट्रल टैप किया जाता है।
चूँकि आपके पाठ्यक्रम में है फुल रेक्टिफायर और उसका डायग्राम भी कुछ ऐसा ही बोलने चलना होता है, इसमें सेंट्रल टैप करना पड़ रहा है। लेकिन सेंट्रल टैप कुल मिला के दिस इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके, और ये आप चेक कर लेंगे, ये प्राइमरी कॉइल हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये। ओके, ये जो है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में लाएगा, और यू नो वेरी वेल दैट अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अन्य प्रेरण की घटना पर ही कार्य करता है। अब एक बार फिर आप चेक कर लें इसका निवेशी वोल्टेज जो आप यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज आने वाला है वो एक अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज होगा, ठीक है ना। इसका आप नेचर जानते हैं कैसे बनता है, ये वो यहाँ शो किया गया है, ठीक है। तो देखिए ये आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनपुट के फॉर्म में शो किया गया है, ये वेव्स आपको शो की गई है एंड ये कंप्लीट साइकिल। ओके, तो कई वेव्स दिखाई गई है। ऐसा जो इनपुट वोल्टेज होगा वो चीज़ यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है प्राइमरी कॉइल में। ओके, हमने ये मान लिया कि इसके हाफ साइकिल में, ओके, मान लीजिए ये करंट यूज जो होता है ये सिरा प्लस का है, ये सिरा माइनस का है, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ये सिरा प्लस का हो जाएगा सामने वाला, ये वाला ये हो जाएगा माइनस का। कुल मिला के जो S1 पोर्शन होगा T के सापेक्ष प्लस पे आएगा, S2 पोर्शन जो होगा वो T के सापेक्ष माइनस पे आएगा। और ये प्लस पे आने का मतलब सीधा मतलब है कि जो डायोड D1 का जो P सिरा है वो धनात्मक हो जाएगा और N सिरा निगेटिव पे आ जाएगा। ओके, इसका मतलब ये कि ये जो आपका जंक्शन डायोड है ये फॉरवर्ड बायस पे आ जाएगा, करंट का फ्लो चालू हो जाएगा, दैट विल बी एक्टिवेट, जबकि उसी क्षण आपका ये जो डायोड D2 होगा, चूँकि ये नेगेटिव पोर्शन पे है, ये आपका निगेटिव यहाँ पे आएगा, ये कार्य नहीं करेगा। ओके, तो अभी जो है करंट कुछ यू फ्लो हो रहा है, लेकिन ध्यान देंगे करंट कुछ यू जाएगा ऐसे, ओके, ऊपर से नीचे आएगा और यहाँ से अंदर जाएगा और C से D में धाराएं फ्लो होती है, ये हमें मिल जाएगा। ठीक, अगले हाफ साइकिल में जब ये सिरा आपका निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, करंट की डायरेक्शन मान लो यू होती है, तो ये सिरा हो जाएगा निगेटिव का, ये सिरा हो जाएगा पॉजिटिव का। ये सिरा निगेटिव होने का सीधा मतलब है कि S1 निगेटिव पे आएगा, D1 का P सिरा निगेटिव पे आएगा, दैट विल बी रिवर्स बायस, फंक्शन बंद हो जाएगी। जबकि यहाँ पे जो है जो आपका प्लस सिरा है जब S2 पे आएगा तो D2 का जो P सिरा है वो पॉजिटिव मतलब धनात्मक आ जाएगा, एंड दैट जंक्शन डायोड विल बी ऑन द फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। कुल मिला के यहाँ भी करंट का फ्लो होगा, दिशा देखिए ऐसे बनाई गई है, करंट जो शो किया गया है ओवरऑल C से D की ओर। तो चाहे D1 एक्टिवेट हो या D2 एक्टिवेट हो, दोनों ही कंडीशन में एक करंट का फ्लो होता है, उसकी डायरेक्शन आप जो है यहाँ से दिखा सकेंगे। ये कंप्लीट साइकिल था विद्यार्थियों। पहले हाफ साइकिल में इसके लिए आपका ये डायोड एक्टिवेट हुआ था, और दूसरे हाफ साइकिल में इसके लिए ये D2 एक्टिवेट हुआ था। ये इनपुट का सिग्नल ये शो किया गया है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए D1 जो है फंक्शन करेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस पे है, करंट का फ्लो होगा C से D की ओर। जबकि अगले हाफ साइकिल मतलब इसके लिए, ओके, ये डायोड काम करेगा, फॉरवर्ड बायस पे आएगा, ये रिवर्स पे आ जाएगा, फिर से करंट C से D की ओर फ्लो करता है। यही क्रम चलता रहेगा, अगला जो साइकिल आएगा वहाँ के लिए भी और आगे के लिए भी। ओके, कंटिन्यूस ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इस प्रकार से चूँकि करंट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में है, लगातार है, बिना रुके है, इसका सीधा मतलब है कि हम लोग बात करें किसकी, पूरी तरह निष्कारी की। ओके, तो देखिए अगर आपको निकालना है निष्करण क्षमता कि एक्चुअली आपका जो डायोड लगा हुआ है D1 फॉर्म में, इसका पावर कितना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, आउटपुट पावर कितना निकल रहा है वो ऊपर आ जाएगा, इनपुट पावर कितना दिया गया नीचे आ जाएगा इंटू 100, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। बाकी मेरे ख्याल से ये आपको डायग्राम समझ में आ गया है। यहाँ नीचे की ओर कोई भी करंट आपको नहीं दिखाना है, नीचे की तरफ कोई भी जो है कोई सिग्नल नहीं आएगा, सिग्नल सारे ऊपर बनेंगे, मतलब एक ही दिशा में बनेंगे, अब बिना रुके हुए बिना कटे हुए बनते जाएंगे। इसका मतलब हम लोग जो है पूर्ण तरंग निष्कारी का फॉर्म प्राप्त कर रहे हैं। AC को अगर DC में बदलता है उसको निष्कारी कहेंगे, और ये प्रक्रिया निष्करण की होती है।
ओके, तो आप पहले ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन. यू कैन से है दैट व्हेन एनी डिवाइस इज गोइंग टू कन्वर्ट AC into DC, okay, AC into DC, definitely that will be rectifier, and this process is a rectification. And in this diagram we can say that these two diodes are going to act like such a output that is a full wave rectifier, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो वेव है लगातार बनेगा, बिना रुके बनेगा, एक ही दिशा में बनेगा. ओके, तो पूर्ण तरंग दिशकारी का हम लोग जो है आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि साफ इशारा है कि करंट चाहे इससे बहे चाहे इससे फ्लो हो, हमेशा C से D दिशा में फ्लो होना है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.